संदीप के सवाल में आपका स्वागत है। प्रोफेसर संदीप पांडे फिर मेरे साथ उपस्थित हैं आज, और आज जो एक विषय है वो आप भी पिछले 10-15 दिन से आप लोग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुबह शाम, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है। कल आपने पढ़ा कि मनीष सिसोदिया साहब के बैंक लॉकर को खोलने चले गए, फिर आपने उससे पहले पढ़ा कि किस तरह से रेड हुई, इत्यादि इत्यादि। प्रोफेसर साहब एक चीज़ ज़रा ये बताइए, क्योंकि इन सारे उसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट था वो ये था कि जो जैसा आम आदमी पार्टी कह रही थी कि इनकी तारीफ में न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल निकलता है कि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, जैसा आम आदमी पार्टी का कहना है उसको देख के मोदी साहब को गुस्सा आता है कि भाई इनकी तारीफ कैसे की। वो इनके यहाँ सीबीआई भेज देते हैं, सीबीआई आती है एक्साइज के समस्या की, भाई आपने एक्साइज जो पॉलिसी चेंज की थी उसमें कुछ घपला हुआ था। ये कहने लगते हैं कि हमने हमारे स्कूल की जो शिक्षा दुनिया जिसको देख रही है उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। और फिर एक नया आया कि मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि वो मुझे तोड़ना चाहते थे, मुझसे कहते कि इधर से उधर आ जाओ। फिर केजरीवाल साहब ने आरोप लगाया कि वो 20-20 करोड़ रुपया दे रहे थे हमारे एमएलए को। फिर उन सारे एमएलए को बुलाया, फिर उन गांधी जी की समाधि पे जाके फिर उन्होंने प्रार्थना की। हालांकि गांधी को अपने दफ्तर से निकाल दिए हैं, लेकिन हाँ, तो ये है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बी टीम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मोदी जी करते हैं ये उसका बेटर आईआईटी वाला रूप है। आईआईटी में आप भी पढ़ाने जाते हैं, तो क्या केजरीवाल साहब मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं उस पर सही जवाब है? कुछ लोग कह रहे हैं वही दवाई उनको दी जा रही है जो मोदी जी सबको खिलाते थे, उसका वही दवाई अब केजरीवाल साहब। ये हुआ क्या है, आप इसमें थोड़ा समझाइए। देखिए, जो मौजूदा विवाद है वो तो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेके है, और वो एक्साइज पॉलिसी जो भी आम आदमी पार्टी ने लागू की, जिसका नतीजा ये हुआ कि शराब की बिक्री सारी प्राइवेट सेक्टर में चली गई, सरकार के पास नहीं रहा वो। तो जहाँ भी किसी भी क्षेत्र का निजीकरण होता है तो ये तो तय है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ये तो पूरी दुनिया का अनुभव। तो इस आरोप में दम हो सकता है कि इस एक्साइज पॉलिसी से कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, और नाम भी आए हैं, कंपनियों के नाम हैं, उन नौकरशाहों के नाम आए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इन कंपनियों ने इन नौकरशाहों को कमीशन दिया, और उसकी दो वजह हो सकती हैं। देखिए, एक मॉडल अमेरिका में है जहाँ पे कि कंपनियां नौकरशाहों को पैसा देती हैं और नौकरशाह फिर पार्टी को डोनेशन देते हैं। तो कंपनियां सीधे पार्टी को नहीं देती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो लोग हैं वो अपनी व्यक्तिगत हैसियत से डोनेशन दे रहे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो अगर अरविंद केजरीवाल ने अमेरिका का मॉडल अपना लिया हो, क्योंकि सबको मालूम है बहुत बुद्धिमान आदमी है वो, और उसको सारे तरीके मालूम है कि कैसे आप अपनी राजनीति के लिए पैसा भी जुटा लें और कैसे आप कहीं फंसे ना। तो वो जब कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ या मैं भ्रष्टाचार नहीं करता हूँ, तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आप कागज़ पे उसको नहीं पकड़ सकते, बाकी कर तो वो सभी कुछ रहा है जो बाकी राजनीतिक दल करते हैं। उदाहरण के लिए, जो पार्टी को पैसा देगा वो इलेक्शन लड़ सकता है एमएलए एमपी का, कई तो बिजनेसमैन सीधे राज्यसभा वो एमपी भी बन जाएगा। हाँ, वो तो गुप्ता बंधुओं का जब ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में जो आम आदमी पार्टी के लोग गए हैं वो बहुत अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने बड़े बड़े डोनेशन पार्टी को दिए होंगे। लेकिन मैं एक मौलिक सवाल उठाना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता से एक राजनेता बने हैं, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब आंदोलन शुरू हुआ, एकदम शुरुआती दौर में मैं अरविंद के साथ था, और ये तय हुआ था 2011 4 अप्रैल को जब अन्ना हज़ारे बैठे थे, जो 4 दिन का धरना हुआ था, उसके बाद ये तय हो रहा था कि स्टेज पे किसकी फ़ोटो लगेगी। तो जब दूसरा धरना हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का रामलीला मैदान में,
तो मीटिंग करके, और उस मीटिंग में मैं था, ये तय हुआ कि सिर्फ गांधी की फ़ोटो लगेगी और किसी की फ़ोटो नहीं लगेगी। क्योंकि कोई कह रहा था कि विवेकानंद की लगाओ, कोई कह रहा था अम्बेडकर की लगाओ, तमाम सुझाव आ रहे थे। तो उसमें ये हुआ कि और किसी की नहीं लगेगी, गांधी की लगेगी। क्योंकि गांधी इस देश में आंदोलन के प्रतीक हैं, नैतिकता के प्रतीक हैं। ये पूरा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा था, इसलिए सबको लगा कि गांधी ही सही प्रतीक है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने जब पंजाब में उनकी पार्टी चुनाव जीतती है, तो उसके बाद जो 2 फ़ोटो वहाँ सरकारी दफ्तरों में लगते हैं वो हैं भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के। बहुत अच्छी बात है, आप ये दोनों प्रतीक बहुत अच्छे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लगने चाहिए। लेकिन गांधी को गायब नहीं करना चाहिए था। और अब समझ में आता है कि गांधी को क्यों गायब किया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शराब बेचना चाहते हैं। तो आप गांधी का नाम लेके शराब नहीं बेच सकते। और अगर अरविंद केजरीवाल मूल्यों की राजनीति कर रहे होते, देखिए आज का विषय मैं ये रखना चाहता हूँ कि ये क्या खतरे हैं। अरविंद केजरीवाल जब उन्होंने राजनीतिक दल बनाया और लोगों ने पूछा कि आप किस विचारधारा पे चलेंगे, तो उन्होंने बोला कि मेरी कोई विचारधारा नहीं, मैं किसी इज़्म को नहीं मानता। तो ये इसका खतरा है कि अगर आप किसी विचारधारा को नहीं मानेंगे और अगर आप कहेंगे कि हम जो जनता चाहेगी करेंगे, तो फिर आपके कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं। एक तो प्रदर्शन मैंने आपको बताया था, मैंने उसके घर के सामने किया था जब उसने 8वीं तक न फेल करने की नीति को वापस ले लिया था। और मैंने उससे कहा था कि 8वीं तक न फेल करने की नीति मनमोहन सिंह सरकार ने इसलिए अपनाई है क्योंकि इस देश के आधे बच्चे 8वीं के पहले स्कूल छोड़ देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस देश की बड़ी संख्या में बच्चे 8वीं पार करके 9वीं 10वीं 12वीं तक पहुँचे, तो आपको 8वीं के पहले उनको स्कूलों से निकलने से रोकना पड़ेगा, और इसलिए ये नीति बनाई गई थी। लेकिन अरविंद का कहना था कि नहीं, जनता ये चाहती है कि इम्तिहान हो, तो इसलिए हम ये नीति वापस ले रहे हैं। तो अब इसका देखिए खतरा ये है कि जनता तो शराब पीना चाहती है, भाई एक वर्ग है समाज में, और शराब में पैसा है, उसके बेचने में कितना पैसा है ये सबको मालूम है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हकीकत यह है कि कुछ सालों पहले तक चाहे जिसकी सरकार हो, शराब का पूरा ठेका एक आदमी के हाथ में रहता था, पॉन्टी चड्ढा। तो मतलब होलसेल का तो पूरे यूपी का और वेस्टर्न यूपी का तो रिटेल का भी। तो इसमें इतना पैसा है शराब के धंधे में कि निश्चित रूप से ये पैसा ही एक वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने ये न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाई। ये नैतिक रूप से बिल्कुल गलत है। अगर अरविंद केजरीवाल मूल्यों की राजनीति कर रहे होते तो उन्हें नीतीश कुमार की तरह दिल्ली में शराबबंदी लागू करनी चाहिए थी। और जहाँ तक गुजरात की बात है, तो गुजरात में ये हकीकत है जो अरविंद कहते हैं कि वहाँ पे शराब तो है, तो प्रतिबंध आज़ादी के समय से भारत का अकेला राज्य है शायद जहाँ ये तय हुआ कि चूँकि गांधी का प्रदेश है इसलिए यहाँ पे शराब की बिक्री नहीं होगी, लेकिन शराब मिलती है। मैंने आप ही के कार्यक्रम में वो घटना का जिक्र किया है जब उप मुख्यमंत्री उस समय के नितिन पटेल का बेटा शराब के नशे में धुत अपने परिवार के साथ एक हवाई जहाज़ पे जब चढ़ने जा रहा था तो उसको नहीं चढ़ने दिया गया क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी। ये प्रथम पृष्ठ की खबर थी, लेकिन उस खबर में कहीं ये नहीं सवाल पूछा गया था कि उसको शराब मिली कहाँ से, जब गुजरात में शराब बिकती नहीं है। तो अवैध शराब का धंधा है गुजरात में, उस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके नाम पे आप जो दिल्ली में कर रहे हैं उसको आप वैध ठहराएं। मतलब उत्तर प्रदेश में तो हद हो गई है। यहाँ पे एक मंदिर का महंत मुख्यमंत्री है और बीजेपी खूब हमला कर रही है अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्साइज पॉलिसी को लेके। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, वहाँ पे गुजरात में अवैध शराब है तो उत्तर प्रदेश में हमारे महंत जी जो है अंग्रेजी शराब की दुकान खूब धड़ल्ले से शराब बिक रही है। मतलब इनका मेक इन इंडिया कहाँ गया और इनका आत्मनिर्भर भारत कहाँ गया कि अंग्रेजी शराब की दुकानों पे आप खूब बिक्री हो रही है शराब की। तो ये शराब का मेरे ख्याल से पैसे वाली राजनीति से एक बहुत गहरा संबंध है। और अगर आप मूल्यों की राजनीति छोड़ के या आप कहेंगे हम कोई विचारधारा को नहीं मानते और आप राजनीति करेंगे तो आप इसी तरह की चीज़ों में फंसेंगे।
बाकी जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो तो मुझे लगता है कि विशुद्ध राजनीति है। बीजेपी को सब लोग जानते हैं कि वो चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश करती है। अगर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उनसे कहा गया कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा में चले आए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अखिल गोगोई ने मुझे बताया है, जब वो जेल में था आसाम में और UAPA की धाराएं उसके ऊपर लगी हुई थी, तो उसने मुझे बताया कि NIA के अफसर उससे बातचीत में कहते थे कि अगर तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ या हमारी बातों को मान लो तो तुम्हारे ऊपर से सारे मुकदमे हट जाएंगे। तो ये बिल्कुल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपनाती है अपने विरोधियों को तोड़ने के लिए, तो ये बिल्कुल हुआ होगा। और अरविंद ने जवाब राजनीतिक दिया है। अब ठीक है, अगर उनको राजनीति में रहना है, अपने अस्तित्व को कायम रखना है, तो शायद इसी तरीके से राजनीति करनी पड़ेगी। हाँ। लेकिन कुल मिला के जिस आंदोलन से वो निकले हैं, और अन्ना हजारे वही मैं साहब एक छोटा सा बहुत संक्षेप में आंसर कि अब अन्ना हजारे कह रहे हैं कि वो सत्ता के नशे में चूर है और वो मतलब ये उनसे कह रहे हैं कि ही इज बीइंग यूज्ड, दोनों एक दूसरे के ऊपर वो। तो ये भी जरा समझाइए कि अन्ना हजारे भी कहाँ है। अन्ना हजारे भी चुप बैठे हैं पिछले 8 साल से। जी जी जी, जैसे सब कुछ जिसको बोलते हैं ना चंगा सी। 8 साल में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपको मजेदार बताऊं कि कल मैं दिल्ली में था अपने एक व्यापारी दोस्त के साथ, उसका नाम है राकेश गोयल, वो भी IIT दिल्ली का पढ़ा हुआ है। तो मैं कह रहा था कि ये तो अरविंद तो जिस तरह से बदल गया, ये हम लोग ने किसी ने सोचा नहीं था। तो बोला कि तुम लोग बेवकूफ़ हो अगर वो राजनीति में जा रहा है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि अगर राजनीति में सफल होना है तो उसको ये सब करना पड़ेगा, यही उसका मूल चरित्र है। तो तुम लोग धोखे में रहे तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है तो अन्ना जो कह रहे हैं कि अन्ना अपनी जगह बिल्कुल सही है कि अरविंद जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन शायद अगर राजनीति में उसको टिके रहना है तो उसको ये सब करना पड़ेगा, और इसीलिए शायद हम लोग उस तरह की राजनीति में नहीं हैं। हाँ, एक बात बड़ी मज़ेदार अरविंद ने कही है कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरे लोग अन्ना हजारे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, तो उनसे पूछा जाना चाहिए था कि उन्होंने क्या किया इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। अन्ना हजारे के कंधे पे रख के सारी बंदूक चलाई, उस आंदोलन को एक सफल आंदोलन बनाया। उस समय तो चेहरा अन्ना ही थे, अरविंद का नाम तो कोई नहीं जानता था। अरविंद का नाम तो लोगों ने तब जानना शुरू किया जब उनका नाम वो 5 सदस्यीय कमेटी में आया जो सरकार से बातचीत कर रही थी। हम लोगों को मालूम था कि पीछे से अरविंद की पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती थी। तो अरविंद ने अन्ना का इस्तेमाल किया और वो राजनीति में पहुंच गए। अब और ये बात अन्ना हजारे की सही है कि अरविंद जिस तरह के मूल्यों को शुरू में मानते थे और जिस तरह का काम करते थे, उससे अब वो कहीं बहुत दूसरी जगह चले गए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये शायद उनकी मजबूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, क्योंकि उनकी मजबूरी भी है और जैसी देश की राजनीति हो रही है कि जो शायद आप सब लोग गांधीवादी विचारधारा के हैं, आप लोगों के पास वो शायद उस तरह का वो ही नहीं है जिसको छल कपट कह लीजिए या वो कह लीजिए। लेकिन अगर इस समय जो नेतृत्व है वर्तमान में जो सरकारी पार्टी, उससे लड़ना है तो कुछ लोगों का ये कहना होगा कि ये सब ही यूज़ करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार।